जीव जनन कैसे करते हैं क्लास 10th साइंस का एक चैप्टर है जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के बारे में इससे पहले डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन, इन दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस होगी। एक लिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इनका भी अध्ययन यहाँ पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने कहा था, जो अलैंगिक जनन में क्या था अभी तक जो आपने देखा कि अलैंगिक जनन में एक पेरेंट्स होते हैं, कोई भी एक सिंगल जीव होता है, वो अपने किसी न किसी भाग से एक नए जीव को जन्म देता है। जनन का मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक अपनी नई, उसी प्रकार की एक नई प्रजाति को जन्म देना। तो अलैंगिक में तो आपने देखा कि एक से ही एक नया जीव का जन्म हुआ, और लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। दो जीव, इसमें से एक नर होता है और एक मादा, और उसी प्रकार के नर से नर युग्मक, एक गैमिट जिसे कहते हैं, और मादा से मादा युग्मक, अंग्रेजी में उसे गैमिट भी कहते हैं, फीमेल गैमिट और मेल गैमिट। तो नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण होता है, नर से नर युग्मक का और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है, और दोनों युग्मकों के जुड़ने से एक जाइगोट बनता है जिसको कहते हैं युग्मनज, और वही एक नया जीव होता है। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन में नर तथा मादा दो अलग अलग युग्मक देते हैं, बनाते हैं, और उस युग्मक बनाने के लिए भी उसमें कई प्रकार के जो अंग होते हैं उसको फिर नर जनन अंग या मादा जनन अंग बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं लैंगिक जनन प्रणाली क्यों। लैंगिक जनन प्रणाली में एक चीज़ ये है कि जो डीएनए होता है उसकी एक प्रतिकृति बनती है, उसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो भी आधी होती है, डीएनए की जो मात्रा होती है वो भी आधी होती है। तो आधा नर से तो आधा मादा से मिलता है, तो पूर्ण डीएनए या पूर्ण गुणसूत्रों की मात्रा वहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन में कई बार थोड़ा सा उनमें विभिन्नता उसमें आने की संभावना होती है, और वातावरण के प्रति जो संवेदनशीलता है उसमें भी बदलाव करने की क्षमता उसमें होती है। इसलिए लैंगिक जनन में परिवर्तन बहुत अधिक तो नहीं, परिवर्तन संभव है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की। पुष्पी पादप, जैसा कि आप जानते हैं, जो आवृतबीजी पौधे हैं उनमें जो फूल खिलते हैं, तो फूल खिलते हैं तो फूल में चार मुख्य भाग होते हैं। एक होता है दल, जो कलरफुल होता है, आपने देखा होगा, जिसे पंखुड़ी कहते हैं, और एक होता है उससे नीचे बाह्य दल। बाह्य दल एक हरे वर्ण का किसी किसी में बाह्य दल यहाँ पर होता है, और दल जो पुष्प का जो कलर होता है, पीला फूल है तो पीला उसका दल है, तो तभी पीला फूल लगभग यही होता है हर एक पुष्प में। और जो बीच वाला भाग है, ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये मादा जनन तंत्र कहलाता है, और इससे बाहर के जो लगे हैं इसमें कहते हैं पराग कोश, पराग बनते हैं इसमें, और नीचे का भाग तंतु कहलाता है। तो पराग कोश से पराग बनेंगे और नीचे तंतु से पकड़ा है। तंतु और पराग कोश ये पुंकेसर के भाग हैं, मतलब नर भाग है, और बीच वाला भाग जो वर्तिकाग्र है, टॉप वाला भाग, नीचे वर्तिका है और इसके नीचे अंडाशय होगा। इन पूरे को स्त्रीकेसर कहते हैं। स्त्रीकेसर मतलब मादा भाग है। ये पुष्प के दो भाग हैं। जो नर भाग है, पुंकेसर से क्या बनते हैं, परागकण, जो पीला पीला पदार्थ कभी फूलों में हाथ लगाते हैं आप, तो परागकण उससे बनते हैं। तो वही परागकण जो है नर भाग है, नर गैमिट है, मेल गैमिट है, और वही फीमेल गैमिट के साथ वर्तिकाग्र में मिलता है। वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय से अगर वो मिल जाता है तो तब हम उसको फर्टिलाइज कहते हैं। वहाँ पर एक नया फल बन जाता है, यह होता है। ठीक है, ये थोड़ा इसकी बात थी। तो एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, यहाँ पर बात करते हैं कई पुष्प में नर तथा मादा
जो जनन अंग हैं वो एक ही में होते हैं, तो उसमें द्विलिंगी कहते हैं और उभयलिंगी जिसे कहते हैं, जिनमें कई बार नर या तो नर ही होगा या मादा जनन अंग उसमें होंगे। जब पौधे में केवल एक जनन अंग होगा तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प में या तो नर होगा, नर जनन अंग होंगे, या तो मादाई जनन अंग होगा। जैसे पपीता है, तरबूज है, इनमें एक लिंगी। इसके अलावा आप लौकी, तोरई ये देख सकते हैं, इस सीजन में काफ़ी दिखने को है। इनमें एक नर फूल मादा फूल अलग अलग होते हैं, तो इस तरह से एक लिंगी इनको कहते हैं। द्विलिंगी का मतलब उभयलिंगी भी बोलते हैं इनको। इनमें नर तथा मादा दोनों एक ही में होते हैं। जैसे ये फूल है, ये द्विलिंगी पुष्प है, इसमें नर भाग भी है, नर भाग भी है और मादा भाग भी है, दोनों एक ही में है। जब इसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी। गुड़हल और सरसों इसके उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर नर जननांग जो परागकण बनाते हैं और यह पीला भाग होता है, हाथ से छूते हैं तो पीला सा लगता है। और स्त्रीकेसर जो है उसमें अंड बनता है, अंडाशय उसमें मध्य लंबा वर्तिकाग्र, जैसे ये है देखिए परागकण इसमें आ जाता है। ये क्या है, ये पूरा स्त्रीकेसर है। स्त्रीकेसर में क्या आ गया, परागकण। ये परागकण एक नली, लंबी नली बना देता है, पराग नली जिसे कहते हैं। पराग नली होते होते कहाँ, मादा युग्मक से मिल जाती है। यहाँ पर देखिए मादा युग्मक ये अंडे से मिल गई तो ये क्या हो गया, निषेचित हो गया। निषेचित होने के बाद ये जाइगोट बना देता है, जिसे कहते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक से बनने वाला युग्मनज, जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट क्या है, एक फूल से फल बनने की प्रक्रिया में जाइगोट बनेगा, कोई भी चीज़ नया जीव जब बनेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या है, जब परागकणों को पुंकेसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है तो परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो स्वपरागण कहते हैं। जैसे इस पुष्प का जो परागकोश से जो परागकण निकला तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र में गया, तो यहाँ पर स्वपरागण हुआ। ठीक है। परपरागण कहते हैं जब इसका परागकण, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, वर्तिकाग्र पर, तो यहाँ पर परपरागण से कहा जाता है। स्वपरागण और परपरागण। ठीक। इसके बाद है जो मानव में लैंगिक जनन, इसका अध्ययन हम एक फिर करेंगे। और इसके अलावा अभी ये पौधे के जो नर भाग और मादा भाग के बारे में आप जानकारी और पुष्प के बारे में पूरा जानकारी ये ले लीजिए। इसको देखिए किस तरह से एक फूल से फल बनने की प्रक्रिया होती है। ठीक। ओके।